हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 9th क्लास से जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो इसके अंदर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है जीवन की मौलिक इकाई। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो 9th की एनसीईआरटी खोलिए, उसमें चैप्टर 5 आपको ये मिल जाएगा। 9th में एक्चुअली 3 चैप्टर हैं जीव विज्ञान के, हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद शायद 4 चैप्टर 10th क्लास में हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक, यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मौलिक, मौलिक मतलब क्या? मौलिक मतलब शुरुआत, मूल। मौलिक यानी कि मूल। मूल जब एक पौधा शुरू होता है तो वो जड़ से शुरू होता है। आप जानते हैं मूल कहते हैं जड़ को, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई? जड़ से। तो उसी प्रकार जीवन की मौलिक इकाई, अगर हम जीव जंतुओं का देखें तो उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसी को लेकर ये चैप्टर है। और इसके इतिहास में कैसे कोशिका की खोज हुई, कैसे उसमें आगे प्रगति हुई, तो यहाँ हम कोशिका का पूरा इतिहास देखेंगे। कैसे कैसे कोशिका के अंगों को खोजा गया, उसके बाद कोशिका की संरचना, फिर पूरा संरचनात्मक संगठन जिसके तहत कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इस प्रकार ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका की जो खोज है उसके बारे में देखते हैं। तो कोशिका देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने देखा, उनके पास एक बोतल थी और उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था जिसको कोरक कहते हैं, इस शेप का। तो उन्होंने एक बार इस कोरक की एक काट देखी। इस काट में इन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बने हुए थे, इस तरह की। तो इन्होंने इस चीज़ को मधुमक्खी के छत्ते के टाइप के ये प्रकोष्ठ इन्होंने देखे। इन प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है ए लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा। इन्होंने कहा ये छोटे कमरे हैं। तो ये जो घटना है ये 1665 की है। ये घटना 1665 की है, यानी कि 1665 आपको याद होगा वो डेट है जब भारत के इतिहास में औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच जो युद्ध की स्थिति थी और पुरंदर की संधि इसी डेट को हुई थी, अगर आपको ध्यान हो। तो कोशिका की शुरुआत भी उसी समय से मानी जाती है, जहाँ से कोशिका की शुरुआत होती है। और जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी वो थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार इस कोरक से इस कोशिका को देखा, लेकिन ये कोशिका जीवित नहीं थी। ये कोशिका एक मृत कोशिका थी, क्योंकि कोरक जो बनता है वो पेड़ से कटने के बाद ही तो बनता है, तो वो कोशिका डेड हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत, ध्यान रखिए। और इस बात का जिक्र रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। माइक्रोग्राफिया, देखिए मेरी लिखाई थोड़ी सी खराब है तो एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, और अनुभव भी नहीं है। तो माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका का जिक्र किया, और इसी वजह से रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया है? रॉबर्ट हुक को कहा गया है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है। साइटोलॉजी का अर्थ होता है, जिसमें साइटोलॉजी यानी कि जहां पर कोशिका विज्ञान को हम पढ़ते हैं, कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोशिका की संरचना पढ़ते हैं, उसके कार्य पढ़ते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, तो उस चीज को साइटोलॉजी कहते हैं। पूरी की पूरी शाखा है साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले कोरक से कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और ये एक मृत कोशिका थी, और माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया, और ये घटना 1665 की है। तो इनकी ये जो कोशिका की खोज है इन्होंने अपने जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से की। वो एडवांस नहीं था, और देखने में ये घटना मामूली लगती है कि इन्होंने ये प्रकोष्ठ देखे और इन्होंने ये पाया कि जितने भी सजीव है वो अलग अलग एकक से बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग यूनिट से। यहाँ देखिए, ये एक अलग एकक है, ये एक अलग एकक है, ये एक अलग एकक है। एकक का अर्थ है एकक, ये एनसीईआरटी का शब्द है। एकक कहते हैं यूनिट को। इन्होंने कहा कि अलग अलग यूनिट से बने हुए हैं। हमारे लिए मामूली घटना है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये क्रांतिकारी घटना थी। आज भी हम जीव विज्ञान में देखें तो आज भी इनका दिया हुआ शब्द सेल ही जीव विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। फिर इनके 9 साल बाद एक वैज्ञानिक हुए
लेवनहॉक, इन्होंने क्या किया, एक जीवित कोशिका की खोज की। ये तालाब में गए और इन्होंने एक बैक्टीरिया को देखा। इनके पास एक्चुअली एक जीवित कोशिका की खोज की इन्होंने। तालाब में इन्होंने एक बैक्टीरिया को अपने एडवांस सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, लेवनहॉक ने। लेवनहॉक, तो लेवनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने इस एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की मदद से न केवल जीवित कोशिका को बल्कि इन्होंने स्पर्म को भी देखा, यानी कि शुक्राणु को देखा, और जीवाणु को देखा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज भी लेवनहॉक की ही मानी जाती है। और इन्होंने आरबीसी, जो हमारे रक्त में आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल है, उसको भी लेवनहॉक ने देखा था। तो जीवित कोशिका किसने देखी, लेवनहॉक ने। उसके कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जीवित कोशिका देखी, ये रही जीवित कोशिका। उसके बाद इस जीवित कोशिका के अंदर भी किसी ने झांक कर देखा कि इसके अंदर एक केंद्रक है। तो इस केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज करते हैं एक वैज्ञानिक, उनका नाम भी रॉबर्ट ही है, लेकिन रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार केंद्रक की खोज की कि इसके अंदर एक और झिल्ली है और इसके कोशिका के अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसके अंदर कुछ मटेरियल पाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली बस केंद्रक तक ही सीमित रहे। उसके बाद आए जे.ई. प्रोकंज। उन्होंने इस कोशिका के केंद्रक के अलावा जो यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड है जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य, यानी कि इस फ्लूइड सब्सटेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो इसके लिए भी एक अलग वैज्ञानिक थे, जे.ई. प्रोकंज। तो इसका श्रेय जे.ई. प्रोकंज को दिया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज लेवनहॉक ने, फिर जीवित कोशिका के अंदर जो केंद्रक है रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसके बाद जीव द्रव्य की खोज किसने की, जे.ई. प्रोकंज ने। उसके बाद हम तीन वैज्ञानिक देखते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में मदद की। तो जो कोशिका का सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत से मेनली दो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, एम स्लीडन और स्वान। एम स्लीडन और टी स्वान। इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इस कोशिका सिद्धांत को फिर आगे बढ़ाया एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने आगे बढ़ाया, उनका नाम था विर्चो। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो ये कोशिका सिद्धांत था क्या, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो कोशिका सिद्धांत में कहा गया कि सभी जीव जो हैं वो कोशिका के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, कोशिका के। और सभी कोशिकाएं जो यानी कि बहुकोशिक जीव है, सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती है, सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करती हैं, यानी कि सर्व विभाजन है कोशिकाओं में। कोशिकाओं के काम बटे हुए हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका है, उसका काम क्या है, संचार भेजना। सब कोशिकाएं मिलकर संचार में लगी हुई है। और जो ब्लड सेल है उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई है। और जो पेशी कोशिकाएं हैं, जैसे मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पर पेशी कोशिकाएं सिकुड़ रही है और फैल रही है, तो उनका काम क्या है, मूवमेंट कराना। तो ये बात इन्होंने कही और कहा जो कोशिका का निर्माण हो रहा है उसमें क्या है, केंद्रक की भूमिका है। तो निर्माण में किसकी भूमिका बताई, केंद्रक की। और एक और बात बताई गई कि जो नई कोशिका बन रही है, नई कोशिका जो बन रही है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बन रही है। पुरानी कोशिका का विभाजन होता है तो नई कोशिका बनती है। और ये 4 नंबर वाली बात विर्चो ने बताई थी, क्योंकि विर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट किया था। तो ये था कोशिका का पूरा सिद्धांत। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद जगह की कमी होगी तो मैं इसको रफ भी कर दूं।
कोशिश करूँगा कि ये रहे। तो उसके बाद देखिए संरचना की बात करें तो कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव, एक कोशिक जीव यानी कि यूनिसेल्युलर जीव और बहुकोशिक जीव यानी कि मल्टीसेल्युलर जीव। तो ये कोशिका की संरचना के आधार पर देखें तो जो एक कोशिक जीव है यानी कि पूरी एक कोशिका है और ये अपने आप में एनफ है, मतलब ये अपने जीवन को चलाने में सक्षम है। ये पर्यावरण से ऑक्सीजन ले सकती है, जरूरत पड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकती है, अपना भोजन ग्रहण कर सकती है और जो उत्सर्जन है वो भी कर सकती है। तो ये क्या है, एक कोशिक जीव। तो ऐसे भी जीव है जिनके पास सिर्फ एक ही कोशिका है और वो उसी कोशिका के सारे रहते हैं, मतलब उनमें और जटिलता है ही नहीं, बहुत ही सरल जीव हैं ये। तो इसके उदाहरण अगर हम देखें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। फिर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु एक कोशिक जीव है। उसके बाद है क्लेमिडोमोनास। ये सब क्या है, एक कोशिक जीव है। और पैरामीशियम ये सब क्या है, एक कोशिक जीव हैं। इनके पास एक ही सेल है बस, इसलिए इनको एक कोशिक जीव कहते हैं। और ये कोशिका अपना सारा कार्य कर रही है। हमने अभी देखा संरचना में कि कोशिका क्या है, जीवन की पहली ईंट है, जहां से शुरुआत हुई। तो इस कारण कोशिका को क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। और मैंने अभी आपको बताया कि एक कोशिका अपना संपूर्ण कार्य करने में सक्षम है, तो इस कारण कोशिका को क्या कहते हैं, जीवन की कार्यात्मक इकाई। तो इसी कारण कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई के साथ साथ जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बहुकोशिक जीवों की। तो बहुकोशिक जीव भी देखिए एक कोशिका से ही मिलकर बनते हैं। शुरुआत में एक ही कोशिका होती है, जहां से शुरुआत होती है, उसके बाद कोशिकाएं विभाजित होती जाती है और नई कोशिकाएं बनने लगती है। अगर आप देखें तो नर युग्मक जो है, नर युग्मक यानी कि मेल गेमीट प्लस मादा युग्मक यानी कि फीमेल गीमेट, जब इनके ये नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज। जहां से जीवन की शुरुआत होती है। कोई अगर आप देखें कोई जंतु का बच्चा है तो वो सबसे पहले युग्मनज के रूप में आता है, उसके बाद वो भ्रूण बनता है, भ्रूण। तो शुरू में ये एक ही सेल थी, उसके बाद ये सेल डिवाइड होगी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से करके। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि बहुकोशिक जीवों की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। और बहुकोशिक जीवों में कौन से जीव आते हैं, तो ध्यान रखिए, कवक एक बहुकोशिक जीव है। तो कवक एक बहुकोशिक जीव है, ये स्टेटमेंट में आया था। एक्चुअली मैं एक एग्जाम में इसको गलत भी कराया था, क्या ओवर कॉन्फिडेंस कई बार दिक्कत पैदा कर देता है। तो कवक एक बहुकोशिक जीव है और जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, सब क्या है, बहुकोशिक जीव है। और जितने भी जंतु है, जंतुओं में मनुष्य भी शामिल है और पशु पक्षी जितने भी हैं ये भी शामिल है। तो ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कोशिका की खोज के बारे में बता दिया, संरचना का बता दिया। अब कोशिका का संरचनात्मक संगठन देखते हैं। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन के तहत अगर हम देखें तो जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो पर्यावरण से, मान लीजिए अमीबा है, अब इसको पर्यावरण से कुछ भोजन वगैरह चाहिए जो इसके अंदर जाना चाहिए, और जब ये भोजन कर लेगा तो वेस्टेज को बाहर निकालेगा। तो इसको पर्यावरण से जो इसको इंटरेक्शन करना है, यानी कि इसके साथ, पर्यावरण के साथ इसको अंतरण करना है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य इसके अंदर से हो जाएगा और फिर केंद्रक। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन के तहत सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो मैं अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह काफी चाहिएगी हमें।
तो अब देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली जो है सबसे बाहरी परत है। सबसे पहले अगर कोशिका झिल्ली की हम डेफिनेशन देखें तो कोशिका झिल्ली की डेफिनेशन यही है कि ये कोशिका के जो घटक हैं, कोशिका के अंदर जो भी घटक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो अंतःद्रव्यीय जालिका है और जो भी अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिड है, इन सबको बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। तो पर्यावरण को अलग करने वाली कोशिका की इकाई क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। और ये अंदर का जो मटेरियल है उसकी गति को भी नियंत्रित करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेज्मा झिल्ली, यानी कि प्लेज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसको जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है मटेरियल को बाहर जाने देगी, कितने मटेरियल को बाहर जाने देगी, कितने को अंदर आने देगी, सब डिसीजन कोशिका झिल्ली ही ले रही है। कोशिका झिल्ली ही ये तय कर रही है कि कितना पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, कितना पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा और कौन सा अंदर आएगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, या कई बार लिखा आता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या इंग्लिश में देखें तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लेज्मा झिल्ली को। और प्लेज्मा झिल्ली ये पदार्थों को अंदर भेज रही है, बाहर कर रही है, ये सब किस प्रक्रिया से हो रहा है, मतलब क्या चीज जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं विसरण। तो विसरण के माध्यम से, ये याद ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझा रहा हूं मैं अभी, विसरण। विसरण के माध्यम से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंदर और बाहर जाने की जो क्रिया है विसरण से होती है। विसरण में क्या होता है, विसरण से जो पदार्थ है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। क्या करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। अब ये सांद्रता क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप मान लीजिए 3 गिलास लीजिए आप, इस तरह से ये 3 गिलास है, इन सब में पानी भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है। अब आप इसमें एक काम कीजिए, 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, इसमें आप 4 चम्मच शक्कर डाल दीजिए और इसमें आप 20 चम्मच शक्कर डाल दीजिए। एक्चुअली 20 ज़्यादा हो जाएगा, 20 तो इसमें नहीं खुलेगा। मान लीजिए इसमें आप 12 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बस बताता हूँ आपको। तो ये जो 1 चम्मच शक्कर है ये क्या है, इसमें सांद्रता कितनी है, सांद्रता इसमें बहुत ही कम है, इसने तो ये क्या होगा, ये निम्न सांद्रित विलेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्न सांद्रित विलेन। और ये इसमें 4 चम्मच शक्कर है तो ये क्या कहलाएगा, इसकी बजाय ये सांद्रता इसकी ज्यादा है तो ये सांद्रित विलेन है, सांद्रित विलेन। और यहां पर आपने 12 चम्मच शक्कर डाल दी तो ये क्या हो गया, उच्च सांद्रित। उच्च सांद्रित, एक्चुअली उच्च सांद्रित, हमने इतनी शक्कर डाल दी कि इसके बाद घुलना ही बंद हो गया, यानी कि संतृप्त हो गया विलयन। इसको संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि इसमें सांद्रता सबसे ज्यादा, जिसमें सांद्रता सबसे ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे, जब हम केमिस्ट्री करेंगे तो ये संतृप्त विलयन है और ये असंतृप्त विलयन है। क्या है, असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है और ये संतृप्त विलयन। तो ये है निम्न सांद्रित विलयन, ये है उच्च सांद्रित विलयन। विसरण क्या कहता है, जो मटेरियल अगर ये इसके संपर्क में आएगा तो ये जल क्या है, यहां से यहां जाने लगेगा उच्च सांद्रता से। ठीक है, तो यही प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूं कि विसरण होता क्या है। विसरण में देखिए, विसरण में क्या होता है, एक कोशिका है, मान लीजिए इसके अंदर CO2 गैस है, अभी अमीबा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी मानते हैं हम, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है मानते हैं, 21% के लगभग क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर मान लीजिए 1% भी हो गया तो ये उच्च सांद्रता है
कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर पर्यावरण में क्या है, लो सांद्रता है, तो विसरण के माध्यम से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। और अमीबा जो क्रिया कर रहा है, श्वसन कर रहा है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर 10% ही ऑक्सीजन आ गई, पर्यावरण में कितनी है 21%, तो सांद्रता कहाँ उच्च है ऑक्सीजन की, पर्यावरण में, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। तो ये है विसरण। आसान शब्दों में कहूं तो विसरण गैसों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह है। तो विसरण के जो नियम हैं, ये जल अणु जो होते हैं वो भी इस विसरण के नियम का पालन करते हैं, इस विसरण के नियम का पालन करते हैं। इस कारण जल के अणु जब विसरण के माध्यम से अंदर और बाहर होते हैं तो उसको हम एक अलग शब्द दे देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रासरण, यानी कि ओस्मोसिस। क्या कह देते हैं, ओस्मोसिस। और विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। तो विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं, प्रासरण को ओस्मोसिस। तो फर्क समझिए, तो गैसों का आदान प्रदान है तो विसरण है, वही प्रक्रिया जो जल में होती है तो इसको प्रासरण कह देते हैं। लेकिन अगर आप कहें तो प्रासरण एक मतलब इसी का शब्द है, ये भी विसरण ही, तो विसरण के अंदर ही प्रासरण एक भाग है, ये समझिए। तो इसमें अब जो आपके घरों में लगा होता है RO आपने सुना होगा, रिवर्स ओस्मोसिस, ये भी प्रासरण के माध्यम से ही वो जल को साफ करता है। तो हमने विसरण देख लिया, प्रासरण देख लिया। अब आपको मैं कुछ विलेन बताता हूं। अल्प प्रासरण दाबी क्या होता है, सम प्रासरण दाबी क्या होता है, और एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे अति प्रासरण दाबी क्या होता है। देखिए, अब कुछ प्रयोग कीजिए, या आप कोई कोशिका लीजिए, या खुम्बानी ले लीजिए, खुम्बानी लो, या कोई अंडा ले लो, यानी कि जीवित कोशिका, ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, किसी पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर अंडा लेना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप जब अंडे को रखेंगे तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है वो हट जाएगा, और जो पतली सी एक झिल्ली बचेगी, यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन्स बचेगी, इसको हम प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ये प्रयोग क्या कहता है कि आप एक बीकर लें इस टाइप से, एक्चुअली 3 बीकर लेने होंगे आपको। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर सीधा जल लिया हमने, क्या लिया, नॉर्मल जल लिया, यहाँ पर क्या है, जल है, और इसमें क्या किया, इसमें मान लीजिए 2 चम्मच हमने शक्कर ऐड कर दी, यहाँ पर भी हमने जल लिया, और इसमें हमने क्या किया, 5 चम्मच शक्कर ऐड कर दी, और यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने 12 चम्मच शक्कर ऐड कर दी। जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था उसी का ये विस्तार है। देखिए, उसके बाद हमने इस एग को इसमें डाल दिया, और एक एग इसी तरह इसमें डाल दिया, और एक इसमें डाल दिया। तो अब देखिए, यहां पर जल की सांद्रता क्या है, जल की सांद्रता क्या है, और यहां पर जल की सांद्रता क्या है। जो अंडा है उसके अंदर जो सांद्रता है जल की वो कम है, यहां पर जल की सांद्रता क्या है, कम है, और यहां पर सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो जल की सांद्रता ज्यादा है और यहां पर क्या है, कम सांद्रता है, ठीक है, कम सांद्रता। जल क्या है, कम सांद्रित है। अंडे के अंदर जल कम सांद्रित है क्योंकि अंडे के अंदर और भी मटेरियल भरा हुआ है, वसा है, प्रोटीन है, या जो भी मटेरियल होता है अंडे के अंदर वो भरा हुआ है। लेकिन जल में क्या है, सिंपली बहुत ही कम मात्रा में शक्कर है। तो इस कारण क्या होगा, प्रासरण का नियम क्या कहता है, प्रासरण का नियम कहता है कि उच्च जल की हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का प्रवाह होगा। इस नियम को देखते हुए जल अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जल अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि अंडा जो है वो फूल जाएगा। कोशिका क्या होगी, अंडा फूल जाएगा, या कहें तो कोई भी कोशिका हो, खुम्बानी भी हो सकता है, कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, इस विलेन को हम क्या कहेंगे, इस विलेन को कहेंगे अल्प प्रासरण विलेन, अल्प प्रासरण विलेन। इंग्लिश में देखें तो
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये, यानी कि अल्प प्रासरण दाबी है। ये विलेन क्या है? अल्प प्रासरण दाबी है, यानी कि ये विलेन जल को रोक नहीं पाया अंडे में प्रवेश करने से, इसलिए इसको अल्प प्रासरण दाबी कहा गया है। वहीं हम देखिए 5 चम्मच शक्कर है, एक अनुमान लगाइए कि ये जो 5 चम्मच शक्कर है, ये 5 चम्मच शक्कर है, मान लीजिए हो सकता है ये 6 भी हो, ये 7 भी हो, अब हमें नहीं पता अंडे के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये माना जाता है कि यहां पर क्या है, उतनी ही सांद्रता है। यहां पर सांद्रता क्या है? सांद्रता, विलेन की सांद्रता और अंडे की सांद्रता, यहां पर ये सांद्रता क्या है? सांद्रता क्या है? बराबर है। ऐसा विलेन लीजिए जिसमें सांद्रता बराबर हो, मान लीजिए इसके अंदर भी जल की उतनी ही सांद्रता है, उतनी ही अंडे के अंदर है, उतनी ही जल के अंदर है, तो रिजल्ट क्या होगा? जितना जल अंडे के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही जल बाहर निकलेगा। मतलब अंडे के आकार में, कोशिका के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे विलेन को क्या कहेंगे? जिसमें एक कोशिका रखी जाए और उसके आकार में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसको कहेंगे समप्राशरण दाबी विलेन। अल्प प्रासरण दाबी लिखना भूल गए यहाँ पर, दाबी विलेन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें कि सांद्रता कोशिका के बराबर है विलेन की, तो क्या हो गया? समप्रासरण दाबी विलेन। उसके बाद देखते हैं यहां पर 12 चम्मच शक्कर है, तो क्या होगा? तो अंडे के अंदर जो सांद्रता है वो क्या है? ज्यादा है या कम है? बताइए, जल की सांद्रता अंडे में ज्यादा है या कम है? तो यहां पर क्या है? सांद्रता ज्यादा है। अंडे के अंदर सांद्रता क्या है? जल की सांद्रता ज्यादा है। जल की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। और विलेन में क्या है? सांद्रता कम। विलेन में क्या है? जो विलेन है इसमें सांद्रता क्या है? कम। और अंडे में क्या है? ज्यादा। तो जल कहां जाएगा? जल अंडे से कहां आएगा? विलेन में, यानी कि निकल जाएगा। अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। अंडे की जगह आप खुम्बानी भी ले सकते हैं। खुम्बानी हमारे स्थानीय भाषा में इसको दाख कहते हैं। दाख, आप दाख को लीजिए, पानी में डालिए, दाख फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो है जल की सांद्रता जो है जल में कम होती है और दाख के अंदर कम होती है, जल में सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है जल की, इसलिए वो जल ऑटोमेटिक दाख के अंदर घुस जाता है और दाख फूल जाती है। तो इसमें क्या होगा? जब सिकुड़ जाता है तो इसको कहते हैं अति प्रासरण दाबी विलेन। अति प्रासरण दाबी विलेन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इस सॉल्यूशन में दबाव बहुत ज्यादा है। ये जल को जाने मूवमेंट नहीं होने दे रहा इस कोशिका के अंदर, लेकिन कोशिका के अंदर क्या था? दबाव कम था। तो ये विलेन है अलग अलग प्रकार के, अल्प प्रासरण दाबी विलेन, समप्रासरण दाबी विलेन, अति प्रासरण दाबी विलेन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक कोशिका को जब हम अल्प प्रासरण दाबी विलेन में रखते हैं तो कोशिका के साथ क्या होगा? ऑप्शन दिया जाएगा, कोशिका का आकार वही रहेगा, कोशिका फूल जाएगी या कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो क्या होगा? यहां देखिए, अल्प प्रासरण दाबी विलेन में हमने कोशिका रखी, कोशिका का क्या हुआ? कोशिका फूल जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए हो, आई थिंक अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब मैं आपको कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा हूं। तो कोशिका झिल्ली में देखिए एक छोटी सी बात और रह गई है। तो कोशिका झिल्ली में हम देखें तो जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा है, ये सब है, ये भोजन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने में इस झिल्ली का रोल है। इनकी इस झिल्ली के माध्यम से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं, विसरण होता है, ये हमने देखा। तो एक कोशिकीय जीवों को भोज्य पदार्थ और अन्य पदार्थ इस कोशिका के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस।
तो क्वेश्चन अगर बनता है कि एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के माध्यम से ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये था कोशिका झिल्ली जो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति, देखिए ये कोशिका हमने पढ़ा, ये प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है। ये क्या थी? कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली भी कहा हमने इसको, प्लेज्मा झिल्ली कहा। इसको हमने वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा, तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा। ये सब जीवों में पाई जाती है। लेकिन जो पेड़ हैं, पादप हैं, जो कवक हैं, पादप हैं, कवक हैं और बैक्टीरिया है, उनमें एक और चीज भी पाई जाती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कुछ जीवों में, किन किन जीवों में पाई जाती है देख लीजिए। कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में, प्लस कवक में और प्लस जितने भी पौधे हैं उनमें। तो इन सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और पौधों की तो आई थिंक सभी जानते ही हैं, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ये कोशिका भित्तियां इनमें पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति जो है पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार क्या होता है, पादप में प्रासरण के माध्यम से मैंने बताया प्रासरण से क्या होता है, जल का आवागमन होता है कोशिका के अंदर बाहर। जल ज्यादा ही पादप के अंदर से निकल जाता है, यानी कि सेल से जल की हानि हो जाती है। मान लीजिए बाहर मतलब गर्मी का टाइम है और ये पादप से जल की हानि हो जाती है, तो इससे क्या होता है, प्रासरण के माध्यम से जब पादप कोशिका में जल की हानि होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन शब्द से ही पता चल रहा है। जीव द्रव्य मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है, इस यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम जीव द्रव्य कहा। प्लेज्मा झिल्ली भी सिकुड़ जाएगी और इसके अंदर का मटेरियल है वो भी सिकुड़ जाएगा, इस तरह सिकुड़ जाएगा क्योंकि जल की हानि हो गई है। तो इस चीज को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचन कब होता है? जब प्रासरण के माध्यम से पादप कोशिका में जल की हानि होती है, उस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जीव द्रव्य कुंचन केवल पादप कोशिकाओं में जो जीवित कोशिका है उन्हीं में होगा, जीवित जो सेल है उन्हीं में होगा। मृत कोशिका में कभी भी जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। और इसके बाद देखें तो कोशिका भित्ति करती क्या है? कोशिका भित्ति जीवाणु, कवक और पौधे इन सबको एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। संरचनात्मक दृढ़ता मतलब एक कठोरता प्रदान करती है, एक मजबूती देती है, संरचनात्मक स्ट्रेंथ प्रदान करती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। उसमें क्या होता है, ये बीमारी जीवाणु के कारण होती है और इस दौरान जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो दवाई दी जाती है, टीबी के पेशेंट को जो दवाई दी जाती है वो इसी चीज की दी जाती है कि इस पेप्टाइडोग्लाइकन को खत्म कर दिया जाए, इस पेप्टाइडोग्लाइकन की जो ये कोशिका भित्ति है टूट जाए। तो जैसे ये जीवाणु की कोशिका भित्ति टूट जाएगी तो जीवाणु सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा। और हमारे ऊपर असर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जो जंतुओं में आते हैं और हमारे कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य की कोशिका भित्ति को कोई हानि नहीं होती। और इस दवाई से पेप्टाइडोग्लाइकन की ये कोशिका भित्ति टूट जाती है और जीवाणु मर जाता है। आई थिंक अब इस बात से आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे कि जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है और इस प्रक्रम से इसको जीवाणु को नष्ट किया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति यहाँ तक हमने देख लिया। और इसके बाकी जो पार्ट हैं जैसे केंद्रक है,
कोशिका द्रव्य है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको सुधार सकें। धन्यवाद।